नमस्कार मित्रों। दस स्वदेश में आपका स्वागत है। यहाँ करते हैं हम लोग देश में हो रही राजनीति पर चर्चा। बात करेंगे बिहार की। कारण यह है कि नीतीश कुमार जिस तरीके से बिहार में अलोकप्रिय होते जा रहे हैं, ऐसे कंडीशन में एनडीए को इस समय उनके साथी दलों की बहुत आवश्यकता है। तो आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं जीतन राम मांझी के एचएएम की, चिराग पासवान के एलजेपी की और उपेंद्र कुशवाहा की। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु, आप देख रहे हैं दस स्वदेश। दोस्तों, 10 स्वदेश एक मंच है जहां पर हम निष्पक्ष पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। अगर आपको हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आता है तो आप यूपीआई के माध्यम से हमारी मदद भी कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में ऐसे घटनाक्रम हुए बिहार में जिसकी वजह से नीतीश कुमार की लोकप्रियता गिरती जा रही है। और लोकप्रियता से अधिक कहूं मैं तो बिहार में एक बात यहां पर चल रही है कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य क्या ऐसा है कि वह 2025 से 30 तक बिहार की सरकार चला पाएंगे। क्योंकि हाल के दिनों में ऐसे घटनाक्रम हुए जो हमको यह संदेश दे रहे हैं कि नीतीश कुमार अब उस तरीके से परिपक्व या कहें उस तरीके से स्वस्थ नहीं रहे कि अब वह बिहार की राजनीति को आगे लेकर बढ़ सकते हैं। बिहार में अब नेतृत्व परिवर्तन की बात लगातार हो रही है और ऐसे में नीतीश कुमार की अलोकप्रियता यह एनडीए के लिए एक समस्या पैदा कर रही है। ऐसे में एनडीए को इस समय रिक्वायरमेंट है कि जो उनके साथी दल हैं, क्योंकि यहाँ पर एनडीए में दो प्रमुख पार्टियां मैं मान रहा हूं, पहला बीजेपी और दूसरा जेडीयू। अब चूंकि बीजेपी के पास कोई बहुत बड़ा चेहरा है नहीं। अच्छा, बहुत लोग ऐसी बात कर रहे हैं कि जो बीजेपी की स्थिति है उसमें लोग कह रहे हैं कि भाई दिल्ली में भी चेहरा नहीं था, महाराष्ट्र में भी चेहरा नहीं था, एक तरीके से हरियाणा में भी चेहरा नहीं था, लेकिन यहाँ पर भाजपा ने अपनी सरकार बनाई, तो ऐसे में बिहार कौन सी अलग बात है। तो एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा, दिल्ली, यहाँ पर भाजपा का शीर्ष कमान हमेशा बैठा रहता है और आरएसएस की पकड़ वहां पे बहुत अच्छी है। और साथ ही जिस तरीके से बीजेपी का कैडर वहां पे समाप्त नहीं हुआ था, बीजेपी की राजनीति वहां पे खत्म नहीं हुई थी। आप देखेंगे जब बीजेपी हार रही है तो भी उनके पास लगभग 38% वोट वहां पर था। अगर हम बात करें हरियाणा की तो वहां पर भी मनोहर लाल खट्टर और नायब सिंह सैनी जैसे कुछ तो चेहरे थे जो कि हरियाणा की राजनीति में अपने आप को स्थापित रखे हुए थे। बीजेपी को वहां पर बहुत समस्या नहीं थी। अगर हम बात करें महाराष्ट्र की तो वहां पर एक ऐसा गठबंधन था, एक ऐसी सरकार थी जो कि अपने आप को रिपीट करने में सक्षम थी। और बीजेपी भाई आरएसएस नागपुर से ही उठी है, वहीं पर आरएसएस की स्थापना 1925 में की गई थी। ऐसे में महाराष्ट्र में आरएसएस का क्या जोर है इस पर तो किसी को चर्चा करनी भी नहीं चाहिए। और देवेंद्र फडणवीस जैसा चेहरा जो कि 5 साल लगातार वहां पर मुख्यमंत्री रह चुका हो और 2.5 साल उप मुख्यमंत्री रहा हो, ऐसे में महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली, इसकी तुलना हम बिहार बीजेपी से नहीं कर सकते। बिहार बीजेपी में मात्र एक चेहरा थे, वो थे सुशील मोदी। और उनका भी स्वर्गवास हो चुका है 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान ही। उनको कैंसर हुआ था। और बीजेपी का कैडर वैसा बहुत स्ट्रांग नहीं है बिहार में। और आरएसएस भी उस तरीके से वहां पर अपने आप को स्थापित नहीं कर पाया है जैसे कि आरएसएस ने बाकी राज्यों में किया है इस पूरे देश में। तो बीजेपी के सामने सबसे बड़ा संकट यह है कि उनके पास कोई ऐसा परिपक्व चेहरा नहीं है। और जब बात करते हैं वोट बैंक की, तो बिहार की राजनीति में जातिगत वोट बैंक का महत्व बहुत ज्यादा रहा है। वहां पर हर जातियों के पास अपनी अपनी एक पार्टी है। जैसे अगर हम निषाद समाज की बात करें तो उनके पास वीआईपी है, मुकेश साहनी की पार्टी, तो वह उनके पास वोट करते हैं। अगर हम कुशवाहा जाति की बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा जो कि बहुत बड़े नेता रहे हैं कुशवाहा समाज के। फिर हम महादैत की बात करें तो उसमें से मुसहर समाज की बात आती है जिसके सबसे बड़े नेता जीतनराम मांझी, उनके पास अच्छा खासा वोट बैंक है। अगर हम वहां पे कुर्मी वोट बैंक की बात करें तो कुर्मी समाज के पास तो उनका चेहरा सबसे बड़ा नीतीश कुमार ही है। और यादव वोट बैंक में लालू प्रसाद यादव का चेहरा यहाँ पे शानदार है। तो बीजेपी के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि उनके पास कोई जातिगत वोट तो है नहीं। मुख्यतः कह सकते हैं कि बिहार में सवर्ण समाज उनको वोट देता है, लेकिन सवर्ण समाज के पास भी कांग्रेस है वहां पर। तो अब बात यह है कि जैसे पूरे देश में बीजेपी के पास अपना एक सर्टेन वोट बैंक है, ऐसा वोट बैंक आपको बिहार में भाजपा के लिए देखने को नहीं मिलने वाला। और जेडीयू के साथ समस्या यह आ चुकी है कि नीतीश कुमार का जो चेहरा है वह इस समय थकावट का अनुभव महसूस कर रहा है। उनके स्वास्थ्य को लेकर लगातार खबरें आ रही, जैसा अभी राष्ट्रगान वाले मुद्दे पर बिहार में हुआ। तो अब जेडीयू के सामने समस्या यह है कि उनका चेहरा कौन बनेगा।
और नीतीश कुमार चेहरे के मुकाबले में तेजस्वी यादव से पिछड़ते हमको यहाँ नजर आ रहे हैं। ऐसे में एनडीए की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उनको अपने जो सहयोगी दल हैं, जो छोटी पार्टियां हैं, उनको साथ लेकर चलना पड़ेगा। अब यहाँ पर 3 प्रमुख पार्टियां हैं जिनकी चिंता इस समय एनडीए को करनी चाहिए। एक है जीतन राम मांझी के एचएएम, उसके बाद चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी और फिर बात करते हैं उपेंद्र कुशवाहा। अब सबकी सिलसिलेवार तरीके से यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। पहले बात करते हैं हम लोग एलजेपी की। एलजेपी रामविलास पासवान, अगर बिहार में देखें तो पासवान समाज का लगभग 6 से 7% वोट बैंक है। अब इसमें जमुई, खगड़िया, सहरसा, ये सब ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे इस समाज ने अच्छा खासा प्रभुत्व अपना स्थापित किया है। रामविलास पासवान इस समाज के सबसे बड़े नेता थे। अच्छा, इसके बाद जब उनकी मृत्यु हुई तो एलजेपी के अंदर प्रॉब्लम शुरू हुई कि पावर किसके पास रहेगी। तो अब पावर की क्राइसिस आई चाचा भतीजे के बीच में, चिराग पासवान और पशुपति पारस। इन दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हुआ कि भाई पार्टी किसके पास जाएगी। तो उसमें रामविलास पासवान के भाई पशुपति पारस ने कहा कि भाई मैंने इस पार्टी को सींच कर बड़ा किया है, मेरे भाई भी चाहते कि मैं इस पार्टी को लेकर आगे बढ़ूं। उस समय आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी सरकार भी पशुपति पारस को ही सपोर्ट कर रही थी। चिराग पासवान को साइडलाइन कर दिया गया था। यहाँ तक कि 2020 के जो बिहार का विधानसभा चुनाव हुआ था, वहां पर भी एलजेपी अलग लड़ी थी एनडीए से। लेकिन वहां पर सब लोग मानते हैं कि चिराग पासवान को मूक समर्थन था नरेंद्र मोदी का और उसका घाटा मिला जेडीयू को। जेडीयू का वोट बैंक गिर गया और मात्र 43 सीट्स उनके पास आई। लेकिन इस बार चिराग पासवान का महत्व बहुत ज्यादा है। कारण यह है, लोकसभा चुनाव में जैसा प्रदर्शन चिराग पासवान की पार्टी ने किया और पशुपतिनाथ पारस को तो भाजपा ने साइडलाइन कर दिया है। हो सकता है कि उनका गठबंधन महागठबंधन से हो जाए। और इधर चिराग पासवान का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। जब लोकसभा के नतीजे आए तो 5 में से 5 सीटों पर विजय प्राप्त हुई थी एलजेपी को, जो कि चिराग पासवान के अंतर्गत आती है। तो आप समझ सकते हैं कि वर्तमान समय में चिराग पासवान का वोट का महत्व और उनके चेहरे का महत्व भाजपा के लिए कितना महत्वपूर्ण हो चुका है। क्योंकि नीतीश कुमार जो वोट खोएंगे उस वोट को पाने का प्रयास रहेगा चिराग पासवान के माध्यम से, क्योंकि 6 से 7% यहाँ पर जनसंख्या है पासवान समाज की और इस पर एक मुश्त कंट्रोल है चिराग पासवान की पार्टी का। तो अब चिराग पासवान को यहाँ पे सही सम्मान देना पड़ेगा। वैसे चिराग पासवान यहाँ पर बोलते भी आपको मिलेंगे कि मैं तो नरेंद्र मोदी का हनुमान हूँ। तो अब बात यही है कि चिराग पासवान जब सीट शेयरिंग में, क्या वह इस बात पर रेडी होंगे जब बीजेपी उनको थोड़ी कम सीट देगी? यह तो समय बताएगा। पर चिराग पासवान को खोना या बीजेपी अफोर्ड नहीं। अभी के हिसाब से हम कह सकते हैं कि फिलहाल ऐसी कोई स्थिति है नहीं कि चिराग पासवान महागठबंधन की ओर ज्यादा दिखाई देंगे। पर युवा नेताओं के बीच में दोस्ती अच्छी, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ तेजस्वी यादव और चिराग पासवान की। तो समय आगे बढ़ेगा तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर चिराग पासवान को केंद्र में अच्छा खासा समर्थन है और नरेंद्र मोदी का सानिध्य प्राप्त है। मुश्किल है कि वह महागठबंधन का भाग बनेंगे। अब बात करते हैं एचएएम की। जी हाँ, जीतनराम मांझी 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद जब नीतीश कुमार ने उस हार को अपनी व्यक्तिगत हार बताया, कहा कि मेरी गलती की वजह से हारे हैं, तब उन्होंने इस्तीफा दे दिया सीएम पद से और वहां पर सीएम बनते जीतनराम मांझी। लेकिन 2015 आते आते जीतनराम मांझी को हटाकर नीतीश कुमार फिर से बनते हैं वहां पर मुख्यमंत्री और जीतनराम मांझी अपने आप को अलग करते हैं कि भाई मैं अब इस पार्टी का भाग नहीं हूं। और देखिए, जिस समाज से वह आते हैं वह महादलित समुदाय, जी हाँ, वह आते हैं मुसहर समाज से और पूरे बिहार में लगभग 2 से 3% वोट बैंक है उस समाज का। इसका वोट बैंक जहानाबाद, गया और इसके आसपास के क्षेत्रों में अच्छा खासा है। लेकिन एचएएम जो बनाया जीतनराम मांझी ने, उसका हो सकता है कि पूरे बिहार में प्रभाव ना हो, लेकिन 4-5 विधानसभा सीटों पर तो अच्छा खासा प्रभाव इस समाज का देखने को मिलता है और इस समाज के सबसे बड़े नेता हैं जीतनराम मांझी। और याद रखिए, जीतनराम मांझी चुनाव के पहले गठबंधन बदलने के लिए जाने भी जाते हैं, लेकिन उनको अभी मंत्री पद दिया गया है बीजेपी की तरफ से, तो ऐसे में मुश्किल है कि वह जाएं। लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पर वह यह बात कहते आए हैं कि भाई ठीक है, अगर हमको गठबंधन में उचित सम्मान नहीं मिला तो हम विचार कर सकते हैं। तो अब बात यहाँ पर यह है कि अगर एचएएम को वह सम्मान नहीं मिला उतनी सी, यहाँ पे सम्मान का मतलब ऐसा नहीं कोई अपमान करता है, यहाँ मतलब होता है सीट कितनी आपको दी जाएगी लड़ने के लिए विधानसभा चुनाव के दौरान। तो अब बात यहीं पर है कि क्या जीतनराम मांझी सीट शेयरिंग के मुद्दे पर अपने आप को बीजेपी और एनडीए के साथ जोड़ पाएंगे? अगर उनको यह एहसास हुआ कि हमें और सीटें चाहिए, तो क्या वह महागठबंधन का भाग बनेंगे? क्योंकि 2 से 3% वोट, यह निर्णायक वोट सिद्ध हो जाएगा जब आएंगे नतीजे। अब आते हैं लास्ट में। जी हाँ, लव और कुश की जोड़ी।
बिहार की राजनीति में लव और कुश यह एक ऐसा समाज है जो कि 15% वोट अपने पास रखता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कुर्मी समाज और कुशवाहा समाज के वोट की। इन दोनों को जोड़कर लगभग 15% का वोट यहाँ पर टोटल बनता है, जहाँ पर लगभग 7% के आसपास कुर्मी वोट है और लगभग 8% के आसपास यहाँ पर कुशवाहा वोट है। अगर हम कुशवाहा वोट की बात करें तो मेनली इनका बक्सर, उसके अलावा सासाराम और भोजपुर इन सब आपको क्षेत्रों में कुशवाहा समाज के वोट अधिक देखने को मिलेंगे। अब उपेंद्र कुशवाहा एक दौर पे जेडीयू का भाग हुआ करते थे, फिर अलग हो गए, फिर वापस जेडीयू में आए, इस समय फिर अपनी पार्टी बनाए हुए हैं और अगर वर्तमान समय में हम देखें तो उपेंद्र कुशवाहा के चेहरे का चार्म वैसा नहीं है जो आज से 5 साल पहले हुआ करता था। कुशवाहा समाज में एक छत्र उनका राज्य हुआ करता था, पर अभी के समय में हम कह सकते हैं कि वह वैसा वोट अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं जैसा वह पहले किया करते थे। और वर्तमान समय में लव कुश की जोड़ी में सेंध लगा चुके हैं तेजस्वी यादव। जी हाँ, हम बात करते हैं कुशवाहा समाज की तो वहां पर तेजस्वी यादव ने अच्छा खासा सेंध लगाया हुआ है। अगर आपको याद हो, जब से सीपीआई एमएल भाग बनी है महागठबंधन का, उसके बाद से कुशवाहा समाज खासकर बक्सर और भोजपुर क्षेत्र का जो कुशवाहा समाज है, वो सीपीआई एमएल को वोट देते दिखाई दिया है। तो अब बात यहाँ पर यह है कि अगर भाजपा और एनडीए अपने सहयोगी दलों को यहाँ पर जोड़कर नहीं रख पाए, तो आने वाले समय में समस्याएं यहाँ पर पैदा हो सकती हैं, यह सोचना पड़ेगा। क्योंकि तेजस्वी यादव इस समय काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पूरे बिहार में युवा चेहरों की धूम मची हुई है। ऐसे में नीतीश कुमार का थका हुआ चेहरा, अस्वस्थ चेहरा क्या बिहार की राजनीति में वही काम कर पाएगा जो 2020 में किया था? देखते हैं, यह तो समय बताएगा। पर अगर एनडीए ने अपने साथी दलों को यहाँ पर जोड़ के नहीं रखा, तो आने वाले समय में आपको नया परिवर्तन बिहार में होते दिखाई दे जाएगा। दोस्तों, वीडियो समाप्त करते हैं। मिलिए अगली वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और राजनीतिक मुद्दे की। अपने दोस्त सुधांशु को दीजिए इजाजत। लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की जय।